Hello everyone. So today we'll study moving coil galvanometer. तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि गैल्वेनोमीटर होता क्या है. ठीक है, मतलब गैल्वेनोमीटर और एमीटर में क्या फ़र्क है. अब देखो, दोनों के दोनों करंट ही मेजर करते हैं, गैल्वेनोमीटर भी और एमीटर भी. तो फ़र्क ये है कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो स्मॉल करंट को डिटेक्ट करती है. ठीक है, तो मतलब अगर हमने माइक्रो एम्पियर्स उससे भी छोटे करंट को मेजर करना है तो हमारे पास कौन डिवाइस क्या है, गैल्वेनोमीटर. मतलब और मेजर भी करती है और डिटेक्ट भी करती है. मतलब अगर हमें ये चेक करवाना है कि करंट है या नहीं तो हम क्या यूज़ करते हैं, गैल्वेनोमीटर. ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल सबसे पहले, मतलब ये पूरे नोट्स की तरह आपको प्रोवाइड कर रही हूँ मैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कि आपने बोर्ड एग्जाम्स में कैसे लिखना है उसको. तो गैल्वेनोमीटर की सबसे पहले हल्की सी इंट्रोडक्शन है. उसके बाद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है तो वो देख लेते हैं. अब इसमें क्या है कि हम क्या करेंगे, एक करंट कैरिंग कॉइल रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में. ठीक है, मतलब एक कॉइल रखेंगे, उसमें हम करंट पास करवाएंगे वायर्स में. उसको मतलब कॉइल को वायर से रैप करके उस पर करंट पास करवाएंगे. तो और अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको रखेंगे तो ये प्रिंसिपल है इसका. और ये आपने पहले पढ़ा भी है इस टॉपिक से, पहले वाला टॉपिक जो है कि जब हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें क्या आएगा, एक टॉर्क डेवलप होगा. और आपने टॉर्क का एक्सप्रेशन भी पढ़ा है. ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर काम करेगा. अब पढ़ते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन कि मतलब इस डिवाइस के लिए हमने कैसे उसको कंस्ट्रक्ट करना है. सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड रखनी है. ठीक है, तो हमने मैग्नेट्स रख दिए और फिर उसके बाद ये करंट कैरिंग कॉइल, मतलब एक कॉइल रखी है, उसको हमने वायर, ये कॉइल को रैप कर दिया. इसको रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसको रैप कर दिया. ये सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर को के चारों तरफ हमने कॉइल से रैप कर दिया. ठीक है, और ये हमने इसको हेड दे दिया, टॉर्जन हेड, इससे लटकी हुई है और ये यहाँ पे स्प्रिंग है. ठीक, तो मतलब रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ सेवरल टर्न्स. और ये टर्न्स मतलब ये मैंने 3 टर्न्स दिखाए हैं, मतलब टर्न्स कितने भी हो सकते हैं. ठीक है, और सॉफ्ट आयरन कोर के हमने चारों तरफ रेक्टेंगुलर कॉइल को रैप कर दिया. फिर और इस कॉइल को हमने सस्पेंड किया हुआ है बिटवीन द 2 पोल पीसीज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट. तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट के बीच में हमने इसको रखा हुआ है. तो बस ये डायग्राम, जो कंस्ट्रक्शन बताई है, इस कंस्ट्रक्शन में आपने डायग्राम और उस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है, मतलब जो हमने डायग्राम में बनाया है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है कि जो अपर एंड है उसको टॉर्जन हेड के साथ कनेक्ट किया है और जो लोअर एंड है उसको हमने स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किया है. तो मतलब ये हल्की सी उसकी एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, इसमें आप और भी कुछ ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि आपका ये पूरा प्रॉपर नोट्स, मतलब ये तो आपने लिखना ही है. अब इसके बाद हम इसकी वर्किंग देखते हैं. तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी वर्किंग कि ये पूरा सर्किट जो कंस्ट्रक्शन हमने किया है ये काम कैसे करेगा. तो हमने क्या किया, एक कॉइल चूज़ की है. ठीक है, कॉइल में हमारे पास बहुत सारे टर्न्स हैं और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा है. और जब ऊपर से हम उस पर करंट, मतलब क्योंकि वायर से रैप किया है, वायर में करंट कंडक्ट होगा, तो जब हम उसमें से करंट पास करवाएंगे, जो हमने व्हेन द करंट टू बी मेजर्ड इज सेंड टू द कॉइल, मतलब हमने जब करंट को सेंड करवाना है तो हमने ये पढ़ा है कि करंट की वजह से हमारे पास क्या डेवलप होता है, टॉर्क. ठीक है, और इस टॉर्क का हमने एक्सप्रेशन भी पढ़ा है, NI A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है, इससे क्या होगा, टॉर्क क्या करता है, फोर्स और टॉर्क में क्या फ़र्क है, फोर्स और टॉर्क दोनों है तो एक्सटर्नली, मतलब जो डेवलप होता है एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन टॉर्क क्या करेगा, उसको रोटेट कर देगा. ठीक है, क्योंकि टॉर्क रोटेशन की वजह से मतलब मिलता है, तो टॉर्क हम उस पूरी कॉइल को रोटेट करेगा और हम उस जो रोटेशन होएगी, मतलब जो डिफ्लेक्शन होगी कॉइल की, मतलब अगर ऐसे कॉइल अगर ऐसे है तो ऐसे 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 रोटेट करेगी तो क्या होगा, हमारे पास डिफ्लेक्शन आएगी. और उस डिफ्लेक्शन को हमें मेजर करना है और उस डिफ्लेक्शन को मेजर करने के लिए हम यूज़ करेंगे पॉइंटर एंड स्केल. मतलब एक स्केल होएगी और पॉइंटर उसको बताएगा कि कितना है, अभी 0 है और फिर कितना डिफ्लेक्शन हुआ, समझ रहे हो. इस तरीके से मतलब स्केल होगी ऐसे, मतलब इसमें मेजरमेंट होगी और ये पॉइंटर होगा, तो वो मतलब डिफ्लेक्ट करेगा पॉइंटर, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कॉइल की डिफ्लेक्शन कितनी हो रही है. ठीक है, और इस एक्सप्रेशन में जो ये जो टॉर्क का एक्सप्रेशन है NI A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इसमें जो N है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स, कि हम कितने उस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स यूज़ कर रहे हैं. और I है हमारे पास करंट. ठीक है, ये कैपिटल I है, जो मतलब जो स्मज से आप डिनोट कर सकते हो. तो ये हमारे पास है करंट इन द कॉइल. A वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर. जो हमारे पास A वेक्टर होता है मतलब कॉइल के बिल्कुल परपेंडिकुलर, मतलब जो भी कॉइल का प्लेन है, मतलब तो उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा उसका एरिया वेक्टर. ठीक है, अगर ऐसे प्लेन है तो ऐसे होगा,
तो हमेशा जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा उस कॉइल के जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगा। और बी वेक्टर है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, जो हमने उसमें प्रोवाइड किया मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास इसमें क्या है कि जितना हम करंट प्रोवाइड करेंगे उस कॉइल में उतना उसमें क्या आएगा, टॉर्क आएगा, क्योंकि करंट मतलब जो टॉर्क है ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना करंट प्रोवाइड करेंगे टॉर्क ज़्यादा आएगा, जितना टॉर्क ज़्यादा होगा उतना वो रोटेशन ज़्यादा होएगी, मतलब उतनी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, ठीक, और उतनी ज़्यादा वो जो हम पॉइंटर यूज़ कर रहे होंगे, तो अगर पॉइंटर पहले 0 पे था अब क्या होगा उसमें डिफ्लेक्शन आनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब अभी 0 अगर रीडिंग दे रहा है वो, और जितना वो रोटेट अगर जितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी उतना वो पॉइंटर उतनी ज़्यादा हमें रीडिंग देगा, ठीक है, मतलब 1 2 3 इस तरीके से वो अपने आप को पॉइंटर मूव करेगा और उतनी हमारी स्केल पे रीडिंग ज़्यादा होएगी, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे जैसे कॉइल रोटेट होना स्टार्ट करेगी, ठीक है, मतलब अगर ये हमने इसको कॉइल को इससे अप्लाई किया हुआ है, थ्रेड से मान लो लगाया हुआ है किसी भी चीज़ को, ठीक है, अब अगर मैं उसको इस तरीके से रोटेट करूँगी तो इस थ्रेड पे क्या होगा, फोर्स डेवलप होगा, ठीक है, जैसे थ्रेड हो या स्प्रिंग हो। अब अगर मैं इसको रोटेट करूँगी करती जाऊँगी स्प्रिंग पे क्या होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। और जैसे ही मैं अपना टॉर्क अप्लाइड टॉर्क मतलब जो मैं एक्सटर्नली टॉर्क लगा रही थी, जैसे ही मैं वो छोड़ दूंगी वैसे ही वो सब सारा क्या हो जाएगा, वापस से आ जाएगा। तो ये क्या होता है, रीस्टोरिंग, मतलब जितना मैंने अप्लाई किया उतना उसमें डेवलप हो गया, और वो जैसे ही मैंने अप्लाइड वाला जो फोर्स था वो छोड़ा, टॉर्क छोड़ा, तो उसमें रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो गया, उससे वो चीज़ जैसे अपनी ओरिजिनल पोजीशन में थी वापस से वो आएगी, है ना। तो बस इसमें यही बताया कि जैसे जैसे कॉइल रोटेट होना स्टार्ट करेगी, रीस्टोरिंग टॉर्क इन फाइन वायर, जिस वायर से हमने उसको लटकाया हुआ है, और जो स्प्रिंग है जो नीचे लगाया हुआ है उसमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे हम उसको बढ़ाएंगे अपना अप्लाइड वाला टॉर्क, जैसे जैसे वो रोटेट होगा, मतलब ड्यू टू करंट, मतलब मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं टॉर्क लगा रही हूँ, टॉर्क तो वो करंट की वजह से डेवलप हो रहा है ना, तो वो एक्सटर्नल टॉर्क हो गया एक तरीके का। अब जो उस टॉर्क की वजह से रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो रहा है वो बढ़ता जाएगा, कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। सो एट वन पॉइंट द अप्लाइड टॉर्क ड्यू टू करंट, मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस टाइम पे ऐसे उस एंगल पे उस मतलब जितना मैंने मान लो कोई एंगल ऐसा बनेगा कि जितना बाहर से टॉर्क लग रहा है और जो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो बैलेंस हो जाएंगे। तो उस एंगल मतलब कोई ना कोई ऐसा एंगल होगा जिस पे वो दोनों के दोनों अप्लाइड टॉर्क भी और जो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो अप्लाइड टॉर्क एट वन पॉइंट अप्लाइड टॉर्क विल बी बैलेंस्ड बाय रीस्टोरिंग टॉर्क। और ये मैंने जो आप लोगों को समझाया अभी उस चीज़ का ये पूरा विजुअल डायग्राम है कि ये पॉइंटर है और ये स्केल लगा हुआ है 0 1 2 3 इस तरीके से उसमें रीडिंग लिखी हुई है, और ये हमारे पास कॉइल है। अब कॉइल ये मैग्नेटिक फील्ड जो दी हुई थी वो मैंने अभी कुछ लगाया नहीं है, सिर्फ इतना वाला पोर्शन दिखाया कि कैसे वो जब रोटेट करेगा तो अपना पॉइंटर, जैसे अगर मान लो 0 रीडिंग पे है, अभी कॉइल रोटेट नहीं हो रही है, अभी सिंपल पड़ी है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, ठीक है, तो अभी पॉइंटर कहाँ है, 0 पे है, और जैसे ही रोटेट करेगा पॉइंटर कहाँ आ जाएगा, मतलब बढ़ेगा, उस पॉइंटर की कुछ ना कुछ रीडिंग होगी 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ बताई है कि जैसे जैसे मतलब ये जो कॉइल को हमने इसको इसके साथ लगाया हुआ है, ठीक है। अब इस चीज़ का आप एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो कि किसी भी थ्रेड के साथ आप कॉपी बांध दो, है ना, उस तरीके से आप उस चीज़ को समझ सकते हो कि तो ये कॉइल है मान लो, ठीक है। अब ये चीज़ और ये लगी हुई है थ्रेड के साथ, तो ये जितना ज़्यादा रोटेट करेगी उतना ज़्यादा उस थ्रेड में क्या आ जाएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क। और जैसे ही वो रोटेशन खत्म होगी अप्लाइड वाली जो बाहर से आ रही थी वो वैसे ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला डायग्राम और ये चीज़ जो कॉन्सेप्ट है रीस्टोरिंग टॉर्क और अप्लाइड टॉर्क का, ये आपको समझ आ गया है। अब ये मैंने लिए क्योंकि मैंने यहाँ पे नॉर्थ और साउथ वाले मैग्नेट डबल लगाया हुआ है, मतलब उस कंस्ट्रक्शन में, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है नॉर्थ टू साउथ, है ना। तो ये तो वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब क्योंकि प्लेन कॉइल का कुछ भी हो सकता है, अभी अगर ऐसे है, अगर मान लो ये कॉइल ऐसे है तो उसके परपेंडिकुलर होगा बिल्कुल एरिया वेक्टर, अगर ऐसे है थोड़ा सा ऐसे रोटेट किया तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो मतलब कॉइल का प्लेन जैसा मर्जी हो सकता है। तो अभी नहीं पता हमें कि ये प्लेन किस तरीके का है, तो मैंने एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर ही हमने लेना है। तो मान लो ये एरिया वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर और ये बी वेक्टर है, बी मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे की ऐसी ही जानी है क्योंकि नॉर्थ टू साउथ ही जाएगी। तो एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल हमने ले लिया थीटा, ठीक है। तो अब ये इन दोनों के बीच का एंगल हमने थीटा ले लिया, और हमने अभी ये बोला है कि किसी ना किसी ऐसे पॉइंट पे
ऐसा कोई पॉइंट ज़रूर होगा जिसमें वो दोनों के दोनों टॉर्क बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। और वो एंगल हमने ले लिया 5 डिग्री, ठीक है, इसको प्रोनाउंस करेंगे 5। तो ये वो कुछ भी ले सकते हो आप, अल्फ़ा ले सकते हो, जो मर्जी ले सकते हो, मतलब वो मैंने एंगल ले लिया कि इस पॉइंट मतलब इस एंगल पे उस कॉइल का जो हम एंगल होगा जब वो रोटेट कर रही होगी, तो मान लो किस एंगल पे हमारे पास ये चीज़ देगी कि ट्विस्ट हो, उस उतने ट्विस्ट के बाद अप्लाइड टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क हमारे पास बैलेंस हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब जो रीस्टोरिंग टॉर्क है, रीस्टोरिंग फोर्स भी अगर हम ले हुक्स लॉ से, वो क्या होती है, F इक्वल टू माइनस, मतलब F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, ये हमारे पास हुक्स लॉ होता है ना। तो हुक्स लॉ हमारे पास फोर्स का होता है, तो क्योंकि फोर्स डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे, लेकिन टॉर्क रोटेशन है, तो टॉर्क किस पे डिपेंड करेगा, एंगल पे, क्योंकि वो रोटेट हो रहा है। तो जो रीस्टोरिंग टॉर्क होगा ये भी रीस्टोरिंग फोर्स होता है, ठीक है। तो रीस्टोरिंग टॉर्क एक्स की जगह डिपेंड करेगा 5 पे, और जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हमारे पास कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, वो मैंने सी ले लिया, आप के ले सकते हो, जो मर्जी ले सकते हो। तो बस ये फ़र्क है कि जब हम लीनियर वाला चैप्टर पढ़ते हैं, फोर्स वगैरह पढ़ते हैं बिना रोटेशन वाला, उसमें हम हुक्स लॉ पढ़ते हैं कि जितना हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे, मतलब इस तरीके से कोई स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग को मैंने ऐसे खींचा अगर, और उसको में कोई मास लगा हुआ है, जैसे उसको छोड़ेंगे वैसे ही वो वापस आ जाएगा। तो वो मतलब वो हुक्स लॉ है कि वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे, कि हमने कितना डिस्टेंस दिया और वो वापस आया। और यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क है, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क को मैंने C5 क्यों लिखा वो आपको समझ आ जाना चाहिए अब, ठीक है। और टॉर्क अप्लाइड जो हमारे पास फॉर्मूला है NIAB साइन थीटा, ठीक है। N है नंबर ऑफ टर्न्स, I है करंट, A एरिया वेक्टर, B मैग्नेटिक फील्ड। अब वो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर है, और जब क्रॉस प्रोडक्ट खुलता है तो क्या आता है, साइन थीटा। तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का फॉर्मूला AB साइन थीटा, वो मैंने खोल दिया। अब यहाँ से करंट की वैल्यू आ गई, ये मतलब जो भी इसके साथ था वो सब नीचे चला गया, और 5 अलग से, तो C/N, अब ये N स्मॉल लिखा है तो यहाँ भी स्मॉल लिख लो, NAB साइन थीटा, ठीक। अब ये तो C कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ टर्न्स का भी चेंज नहीं होने वाली, एरिया भी चेंज नहीं होने वाला, मैग्नेटिक फील्ड हमारी यूनिफॉर्म है, हमने जो अप्लाई की हुई है, तो ये तो पूरा हो गया कांस्टेंट, ठीक है। अब ये 5 है एंगल, ये तो कांस्टेंट नहीं है, तो चेंज हो रहा है। और साइन थीटा भी कांस्टेंट नहीं है, थीटा तो एरिया वेक्टर जैसे जैसे चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी लेकिन एरिया वेक्टर चेंज होगा, तो उसके बीच का एंगल भी हमेशा चेंज होगा, सेम तो रहेगा नहीं। तो जो चीज़ कांस्टेंट है उसको अगर हम ना लिखें, मतलब उसकी जगह हम प्रोपोर्शनैलिटी लगा दें, जिस पे वो डिपेंड कर रहा है, जो ये करंट है वो कौन है, 5 और साइन थीटा। तो मतलब हमारे पास करंट की प्रोपोर्शनैलिटी आ गई 5 साइन थीटा, ठीक है। अब लेकिन हमारे पास मतलब जो हम ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो मेन मोटिव है, मेन है, एम है जो, उसमें यह है कि जितना बाहर से करंट प्रोवाइड हो, मतलब जितना हम करंट प्रोवाइड करें उतना कॉइल डिफ्लेक्ट हो, मतलब जो कॉइल है, जो करंट है हमारे पास, वो डिपेंड होना चाहिए 5 पे, ठीक है। मतलब कितना वो रोटेट हो रही है, मतलब रोटेशन जो 5 क्या है, डिफ्लेक्शन बता रहा है कि कितना रोटेट होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो डिफ्लेक्शन है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, बीच में और कुछ ना आए, है ना। तो मतलब हम ये चाहते हैं कि A वेक्टर और B वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसका जो डिपेंडेंसी है, जो ये करंट इस पे भी डिपेंड कर रहा है, हम इसको रिमूव करना चाहते हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि जो भी डिफ्लेक्शन हो वो सिर्फ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, ठीक है। जितना हम करंट दें, ज़्यादा हमारे पास क्या आए, डिफ्लेक्शन आए, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा हमें रिमूव करना है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है कि जो करंट है वो इस डिफ्लेक्शन के ही सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा हम करंट दें उतना कॉइल में रोटेशन आए, डिफ्लेक्शन आए। तो हम ये साइन थीटा रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। अब उसके लिए हमारे पास आता है रेडियल फील्ड का कॉन्सेप्ट, और ये रेडियल फील्ड का कॉन्सेप्ट इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी पूछ लेता है बोर्ड में कि रेडियल फील्ड हम क्यों यूज़ करते हैं। पूरी डेरिवेशन नहीं भी आती कई बार, वो तो 5 मार्क्स में कई बार आती है, बट रेडियल फील्ड का कॉन्सेप्ट भी आता है 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, कि हम क्यों यूज़ करते हैं रेडियल फील्ड। तो रेडियल फील्ड हम क्यों यूज़ करते हैं, सबको समझ आ गई कि हमें वो साइन थीटा वाली डिपेंडेंसी को रिमूव करना है। हमें नहीं चाहिए वो साइन थीटा, हमें चाहिए कि जो करंट है वो सिर्फ 5 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। उसके लिए हम रेडियल फील्ड हम डेवलप करेंगे। अब रेडियल फील्ड है क्या क्या चाहिए रेडियल फील्ड बनाने के लिए। अभी तक जो मैंने पिछला डायग्राम बनाया उस कंस्ट्रक्शन में, ये जो नॉर्थ और साउथ पोल था वो रेक्टेंगुलर मैग्नेट्स थे। अब हमने इसको क्या कर देना है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स हमें पहली चीज़ है जो हमें रेडियल फील्ड के लिए चाहिए,
नेक्स्ट है सॉफ्ट आयरन कोर, जो कि उसमें भी थी, लेकिन वो क्या होने चाहिए, सिलेंड्रिकल, ठीक है, इस तरीके से सॉफ्ट आयरन कोर सिलेंड्रिकल हो, ठीक है, ऐसे। और जो हमारे पास मैग्नेट्स हों वो ऐसे हों, सिलेंड्रिकल। उससे क्या होगा कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस पे फोकस करेंगी, इस तरीके से कन्वर्ज करेंगी, है ना। तो ऐसे नॉर्थ से आएंगी और साउथ पे एग्जिट हो जाएंगी। और अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये मतलब ये है उस पूरे कंस्ट्रक्शन का टॉप व्यू। मतलब अगर ये सिलेंड्रिकल होगा तो सिलेंडर का जो, अगर हम ऊपर से देखेंगे उसको, तो सिलेंडर का ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, सर्कुलर पार्ट होगा ना। तो ये टॉप व्यू है, ठीक है। मतलब जो ये कंस्ट्रक्शन में हमने ये सेटअप देखा था, इस सेटअप में हम रेडियल फील्ड में क्या चेंजेस कर रहे हैं कि जो नॉर्थ और ये जो मतलब मैग्नेट्स है उसको हम सिलेंड्रिकल बना रहे हैं सिर्फ, बाकी सब सेम है, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर है। इस पूरे डायग्राम को अगर हम ऊपर से देखेंगे, यहाँ से अगर मैं ये आई लगा दूँ, ठीक है, तो ये आई अगर है तो इस तरीके से अगर टॉप व्यू में अगर हम देख रहे हैं तो हमें ये चीज़ क्या दिखेगी, सर्कुलर पार्ट दिखेगा ना। तो बस हम वो अब उसको स्टडी कर रहे हैं। तो ये हमारे पास टॉप व्यू, ठीक है, रेडियल फील्ड का। अब इसमें ये पूरा सिलेंड्रिकल पार्ट है। अब ये चीज़ ऊपर का सिर्फ सर्कुलर पार्ट है, पूरा नीचे इसका सिलेंड्रिकल है, ठीक है। मतलब पेन की शेप, अगर छोटा सा पेन हो तो इतना पार्ट, मतलब ऐसे कॉइल है सिलेंड्रिकल पार्ट में, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास सारी मैग्नेटिक लाइंस हैं, नॉर्थ टू साउथ जा रही हैं, सिलेंड्रिकल मैग्नेट है। इसमें हमारे पास क्यों हमने ये चूज़ किया, मतलब इससे क्या फ़ायदा हुआ हमें सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स को चूज़ करने से। अभी देखो, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब ये बी वेक्टर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैं ये चीज़ लूँ, ये सर्कुलर पार्ट है, इसके नीचे पूरा एक कॉइल है सिलेंड्रिकल पार्ट की, मतलब इस तरीके से कॉइल है ये, है ना। हम सिर्फ ऊपर से देख रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखो। अब इसको हमने रैप किया हुआ है कॉइल से, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, इसको हमने रैप किया हुआ है वायर से, मतलब कॉइल से हमने इसको रैप किया हुआ है। अब करंट, जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी इस पूरे सॉफ्ट आयरन कोर में से, मतलब ये व्यू कैसा है कि ये ऊपर का सिर्फ पार्ट है, नीचे से इसमें से सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, है ना। अब ये चीज़ है कि हमने इसको आयरन कोर से क्या कहते हैं, हमने कॉइल से इसको रैप किया हुआ है। अब इस कॉइल के अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे, हमने सिर्फ इस कॉइल के वो देखना है कि ये जो कॉइल का प्लेन है, इस कॉइल के प्लेन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो एरिया वेक्टर क्या है, इसके परपेंडिकुलर होता है हमेशा, परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर हमेशा हमने परपेंडिकुलर लेना है। तो जब हम ऐसे करेंगे कि इस कॉइल के परपेंडिकुलर हमारे पास एरिया वेक्टर ये आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा ऐसी ही जानी है ना। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमारे पास क्या एंगल आना चाहिए, साइन मतलब 90 डिग्री, मतलब वो दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, हो रहे हैं। तो रेडियल फील्ड से हमारे पास ये चीज़ आई कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमारे पास एंगल आ रहा है 90 डिग्री, मतलब वो दोनों के दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। मतलब ये मैंने एक सिचुएशन एक और सिचुएशन लेके देखते हैं। अब जैसे मान लो ये कॉइल थी, अब ये रोटेट हो गई, ठीक है, इसमें टॉर्क लगा, तो ये ऐसे थी, अब ये ऐसे हो गई, तो ये कॉइल, ये जो कॉइल्स दिख रही हैं, अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो ये ऐसे हो गया। अब इसके परपेंडिकुलर कौन होगा, मतलब ये ज़रूरी नहीं है ना कि हमेशा ऐसे ही आएगा, अब वो रोटेट भी तो कर रही है कॉइल। तो अब एरिया वेक्टर मान लो ऐसे हो गया, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर, हमने सिर्फ कॉइल्स के परपेंडिकुलर देखना है, करंट तो उसमें से पास हो रहा है ना। सॉफ्ट आयरन कोर तो मैग्नेटिक फील्ड को पास करवा देगा, क्योंकि वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब ये चीज़ है कि ये वायर है, इसमें वायर में से करंट पास होगा, तो उसके परपेंडिकुलर हमने देखना है। तो इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ये हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड फिर से ऐसे है, तो ऐसे और ऐसे, तो कौन सा एंगल बन गया, फिर से क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो मतलब ये सिर्फ क्योंकि ये हम 3D में नहीं देख रहे, हम सिर्फ इसको समझ रहे हैं, तो इस चीज़ मतलब दो सिचुएशंस मैंने आपको बना के दिखाई हैं कि, और अगर हम कोई भी सिचुएशंस देख लें, जैसे मर्जी इसको मूव करें, तो इस सिचुएशन में हमेशा हमारे पास एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे। ये हमारे पास एडवांटेज है रेडियल फील्ड का। और जब परपेंडिकुलर होंगे, थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री, क्योंकि थीटा क्या था, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, तो वो 90 डिग्री हो गया। और साइन 90 क्या होता है हमारे पास, 1। तो अगर हम टॉर्क में पुट करेंगे ये चीज़ NIAB साइन थीटा, साइन 91 होके ये चीज़ बिल्कुल रिमूव हो गई, जो कि हमें चाहिए थी। तो रेडियल फील्ड का हमें ये फ़ायदा हुआ, ठीक है। और अगर हम वापस से इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे ये चीज़ कि टॉर्क अप्लाइड इक्वल्स टू टॉर्क रीस्टोरिंग, तो NIAB साइन थीटा की जगह पे अब 1 हो गया, और यहाँ से आई की वैल्यू आ गई है, और ये चीज़ पूरी कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनैलिटी साथ में फाई के साथ, तो जो नीचे साइन थीटा आ रहा था वो रेडियल फील्ड से आपका रिमूव हो चुका है, ठीक है।
जो वो कांस्टेंट है अगर हम उसको जी पुट कर दें, कुछ भी पुट कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये इस पूरे को अगर हम कांस्टेंट को जी पुट कर दें तो आई की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल्स टू जी फाई। फाई पे वो डिपेंड कर रहा है कि कितना ट्विस्ट होगा, क्या एंगल होगा, और उस जी को हम क्या बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई है। ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का मेन मोटिव था कि जो भी आपके पास डिफ्लेक्शन है प्रोड्यूस हो रही है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, जितना करंट हम पास करवा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जितना ज़्यादा करंट, मोर करंट, उतना हमारे पास डिफ्लेक्शन, उतना कॉइल रोटेट करेगी, है ना। और वो हम पॉइंटर से फिर उसका स्केल से ले सकते हैं, मतलब पॉइंटर से हम चेक कर सकते हैं कि कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। और ऐसे जब लीनियरिटी प्रोपोर्शनैलिटी आ गई कि जब ये बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये कम होगा, तो ये इस गैल्वेनोमीटर की हमारे पास क्या आएगी, लीनियर स्केल होगी, और गैल्वेनोमीटर बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा, जौन सा मर्जी करंट हो आप डिटेक्ट कर पाओगे उसको, ठीक है। तो ये था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का पूरा प्रॉपरली नोट्स के साथ। HC वर्मा से मैंने ये मिक्स करके आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं। और ये चीज़ अगर आप प्रॉपरली अच्छे से समझें और प्रॉपरली ऐसे लिखें आप बोर्ड में, तो फुल मार्क्स आप गेन कर सकते हो इस टॉपिक में। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप डाउट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। थैंक यू।